वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने बैलेंसिंग सीखी थी। उम्मीद करता हूँ कि बैलेंसिंग आपको करनी आ गई होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी दिक्कत बताइए। हम टॉपिक को दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको दोबारा नहीं समझा सकता, क्योंकि टॉपिक है, हम उसको दोबारा, मेरी कोशिश है आपको दोबारा समझ में भी आ जाए अच्छी तरह, पर अपनी प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना। आज उसी टॉपिक से कनेक्टेड एक छोटा सा टॉपिक लेके सामने हुआ हूँ और एक बड़ी इक्वेशन बैलेंस करके दोबारा से मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो मैं पिछली वीडियो में छोड़ के जान के मैंने छोड़ी थी, क्योंकि वो इक्वेशन ही अलग है और वो जब पेपर में आती है तो बच्चे उस इक्वेशन को देख के छोड़ ही देते हैं उसको बैलेंस करना, जबकि वो बहुत आसान है अगर जिसको तरीका आता हो। खैर, इस वीडियो के लास्ट में उसको बैलेंस करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या समझना है, जो आपके पास सामने एक इक्वेशन दी गई है, आपके अभी बुक में जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी बुक के ब्लू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको वर्ड इक्वेशन दी जाएगी, यानी शब्दों में कुछ बातें लिखी गई होंगी। उनको शब्दों को इक्वेशन में कैसे ढालेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद उसको सिंबल्स में कैसे ढालेंगे ये मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन उन शब्दों के बीच में कुछ खास शब्द भी साथ साथ आ रहे होते हैं जिनको हम इग्नोर ही कर जाते हैं। यानी हमको वर्ड इक्वेशन लिखनी आ गई, हमको सिंबल वाली, संकेतों वाली इक्वेशन लिखनी आ गई, लेकिन कुछ खास शब्द बीच में छोड़ गए जिनके मार्क्स कट जाते हैं। अब वो खास शब्द का मतलब क्या था? वो ये था कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं, जो केमिकल्स दिए गए हैं, वो किस अवस्था में दिए गए हैं। जैसे आपको कहा जाए कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाला गया है। हम ये सॉल्यूशन शब्द इग्नोर ही कर जाते हैं, घोल शब्द। हमको सिर्फ इतना याद रह गया, जिंक लिखना है, सल्फ्यूरिक शब्द लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, घोल भूल गए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें से गैस शब्द छोड़ गए और उधर से साल्ट शब्द छोड़ गए। अपने को सिर्फ इतना याद रह गया, बीच में पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, इसका एक जिंक सल्फेट बन रहा है जी, एक हाइड्रोजन बन रहा है, बस। क्वेश्चन क्या आया पेपर में? क्वेश्चन आया राइट वर्ड इक्वेशन, देन बैलेंस इट एंड आल्सो राइट द स्टेट सिंबल्स। लास्ट में जो मैंने बोला मैं रिपीट कर रहा हूं, आल्सो राइट द स्टेट सिंबल्स, यानी जो आपको दिए गए उन पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी लिखिए। और वो स्टेट सिंबल वाला पार्ट ही भूल जाते हैं, हम देखते ही नहीं, और एक दो नंबर जो इक्वेशन के हमें मिलने हैं उसमें से भी एक ही रह जाता है। वो बहुत छोटा सा काम है, कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, बहुत सिंपल, वर्ड्स में ही मिल जाएगा आपको। कैसे ढूंढेंगे वो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे, पहले समझ लो। स्टेट सिंबल्स, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी जो पदार्थ आपको दिए गए, जो भी तत्व, एलिमेंट या कंपाउंड या यौगिक आपको दिया गया है, वो भौतिक अवस्था में कैसा था। आपको सॉलिड दिया गया था, आपको लिक्विड शक्ल में दिया गया था, आपको गैस की बात की गई है, जैसे वाटर की बात की गई हो, और वाटर आपको स्टीम की शक्ल में दिया गया हो। मैग्नीशियम वाली इक्वेशन में क्या था? बर्नर। मैंने कहा था बर्नर में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो बर्नर में से ऑक्सीजन उसकी फ्लेम दे रही है, तो जो ऑक्सीजन है वो किस शक्ल में आपके सामने आई होगी? गैस शक्ल में। समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए आपको जब भी इक्वेशन लिखनी है या वहां पर क्वेश्चन आए, और अगर उसने ये शब्द वहां पर दिया हुआ इंग्लिश में कि फिजिकल स्टेट्स भी लिखिए, या हिंदी में लिखा हुआ है भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखिए, तो आपको ये शब्दों का इस्तेमाल साथ में ही करना है। कौन कौन से हैं मैं फिर बोल रहा हूं? संकेत, पूरा पूरा शब्द नहीं लिखना, सिंबल लिखना है, पूरा पूरा शब्द नहीं लिखना। सॉलिड चीज आपको दी गई है, S लिखो। लिक्विड दी गई है, तरल अवस्था में दी गई है, L लिखो। गैस अवस्था में दी गई है, G लिखो। गैस अवस्था का कभी कभी ये सिंबल भी होता है, एरो ऊपर को, पर आपके बुक में ये कम है। PPT लिखा है, यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? अवक्षेप, यानी कि एक ऐसा सॉलिड, मैं इसको सॉलिड बोल रहा हूं, यहां भी सॉलिड है, ये एक ऐसा सॉलिड है जो घोल में घुलेगा नहीं, यानी इनसॉल्यूबल सॉलिड होगा।
हिंदी में बोले तो अघुलनशील ठोस, पर इतने शब्द नहीं ना लिखने, इसलिए ये शॉर्ट में लिखना है पीपीटी। अगर ये भी याद ना रहे और आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अघुलनशील ठोस है, या इंग्लिश में लिखा हुआ इनसॉल्युबल सॉलिड, ये वर्ड याद नहीं आ रहा, ये एरो डाल दो नीचे को, ये भी काम आ जाएगा। एक और रह गया, कभी कभी ये लिखा होता है एक्यू, एक्वस, पूरा क्या है एक्वस। एक्वस का मतलब द्रव। जैसे मैंने आपको चीनी दी और चीनी पानी में घोलकर चीनी का घोल बना दिया, वो जो चीनी के पूरे घोल को हमने लिखना है ना, वो एक्वस लिखना है। चीनी अकेली क्या थी, सॉलिड, पानी अकेला क्या था, लिक्विड। इन दोनों के मिलने के बाद जो चीज बनेगी वो है एक्वस। एक सॉलिड एक लिक्विड, समझ में आ गई, एक्वस घोल। लेकिन ये भी हो सकता है कि दो लिक्विड मिला दिए गए हों, ये भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक सॉलिड एक लिक्विड होगा तो ही आपका एक्वस होता है, नहीं, दो लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों घोल हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां घोल शब्द आ जाएगा वहां आपको क्या लिखना है, सिंबल क्या लिखना है, ए क्यू। क्या सिंबल लिखना है, ए क्यू, ए भी छोटा क्यू भी छोटा। ये लिखने कहाँ है, ये देखो इक्वेशन मैंने 2-3 इक्वेशंस लिखी हैं। ये मैंने किन की लिखी हैं, एक्टिविटी 1.1 जो पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं, एक्टिविटी 1.2 ये भी कर चुके हैं, याद होगा आपको, लेड नाइट्रेट था, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। और ये एक्टिविटी 1.3 जो आज भी दोबारा हुई है एक बार, यानी कि बीच में मैंने इक्वेशन यूज की है जिसमें मैंने आपको जिंक के दानों की बात की थी। मैंने आपसे कहा था जिंक किस शक्ल में लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका हमारा जवाब था दानों की शक्ल में। वो दाने सॉलिड ही थे ना, तो हमने उसको दाने तो नहीं लिखना, लेकिन उसकी अवस्था क्या बतानी है, सॉलिड। अब इनकी देखो अवस्थाएं, मैंने जिंक को क्या लिखा, एस, जिंक मैंने दानों की शक्ल में लिया था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइल्यूट को हिंदी में क्या बोलना है, तनु, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। क्योंकि ये डाइल्यूट शब्द बता रहा है कि इसमें पानी मिलाया गया था या इसको पानी में मिलाया गया था, तो इसका मतलब दो लिक्विड मिला दिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आपको एक्वस शब्द का मीनिंग क्या होता है कि ये सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है मिला हुआ, या लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है। मैंने इसको L लिखा है क्योंकि ये दो लिक्विड मिलाए गए, पानी और अमल, समझ में आ गई। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं इसको ए क्यू, समझ में आ गई, क्योंकि ये दो मिला के घोल बन गया। किसका घोल बना, अमल का घोल। किसका घोल बना, एसिड का घोल, एसिड का सॉल्यूशन। इसलिए इंग्लिश वाले याद रखें, अगर सॉल्यूशन वर्ड लिखा है तो आप यहां पे एक्वस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्वस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों ने भी यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है ए क्यू। उनके लिए स्पेशल से हिंदी का कोई सिंबल नहीं है, उन्होंने यही लिखना है। बस आपको पता होना चाहिए ए क्यू किसको बोला, यानी ये चीज किसी में घुली हुई है, इसका कोई घोल है, इसका सॉल्यूशन। इधर देखो जिंक सल्फेट, ये मैंने सॉलिड लिखा क्योंकि ये सॉल्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये गलत है। मैंने जब लिखा था तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा था ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए जिंक सल्फेट, अच्छा सॉल्ट है, सॉल्ट सॉलिड ही होता है। नहीं बेटा, इधर से क्या बन के आया, आपने जिंक को कैसे लिया था, सॉलिड, डाला किसमें था, इसमें, ये पहले किस शक्ल में है, ये घोल की शक्ल में है, तो जिंक का भी तो बीच में घोल ही बना। जिंक घोल में डाला, चीनी को पानी में डाला, चीनी का घोल बना, चीनी अलग नहीं रह गई, समझ में आ गई। तो जिंक को इसमें डाला तो जिंक का जिंक सल्फेट बना। वो जिंक सल्फेट जो है वो भी हमको किस फॉर्म में मिला, एक्वस फॉर्म में। और कौन सी गैस बाहर आई है, हाइड्रोजन, इसलिए उसको जी लिखा है। ये हमारी एक्टिविटी 1.3 की इक्वेशन है। अब इसी तरह भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट्स को, हमारा टॉपिक क्या है, हम ये समझ रहे हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, ताकि हमें ये पता चले जो समीकरण आपको दिया गया उसमें जो चीजें आपने ली उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। हमें ये इक्वेशन जो दी गई है ये वाली, ये क्या क्या बताती है उसके बारे में टॉपिक है हमारा। जिंक दिया गया, किस शक्ल में लिया आपने जिंक, ये बताती है। हम ये अगर हम सिंबल यहाँ पे एस लिख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा हमने जिंक सॉलिड लिया था। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन मैंने कहीं लिखा है कि ये घोल है, नहीं लिखा ना। लेकिन ये सिंबल क्या बता रहा है कि डाइल्यूट हमने पानी डाल के किया था, ये H2SO4 अकेला नहीं लिया, ये किसी में डाल के लिया है, ये घोल है। इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो इस तरफ आपके पास सामान आया, तो इन दोनों को एक तरह से ऐसे चेक कर लो जैसे ये चीनी हो और इस तरफ पानी हो, मिला के चीनी का घोल रेडी हुआ ना, तो इसका मतलब इनको मिला के जो ये पहली चीज आई है ये भी तो घोल ही आई। ए क्या बता रहा है कि ये सॉलिड नहीं है, ये बीच में एक घोल है।
और गैस जो पैदा हुई वो बुलबुलों के रूप में हुई होगी, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को गैस में लिखा। तो हमें ये टॉपिक डिस्कस करने का मतलब क्या था कि अगर आपको एक समीकरण दिया जाए, आपको कुछ शब्द दे दिए जाएं और उनके बीच में कुछ खास शब्द आ रहे हों, जैसे सॉल्यूशन शब्द आ रहा है, जैसे इनसॉल्यूबल सॉलिड शब्द आ रहा है, या हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है घुलनशील ठोस, तो आपको पता हो कि इनको इग्नोर नहीं मारना है, इन शब्दों का मीनिंग है, इनको साथ में ऐसे बीच में लिखना पड़ेगा आपको, तब आपका काम पूरा होगा। ऐसा उस क्वेश्चन में भी आ सकता है बेटा, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई और कहा गया बैलेंस कीजिए, लेकिन साथ में ये भी दे दिया गया इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखिए। तो आपको इग्नोर नहीं मारना है, आपको फिजिकल स्टेट्स वहां लिखनी है। कई बार पेपर में फिजिकल स्टेट पहले ही प्रिंटेड आती है, पहले ही, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप पेपर पे लिखते वक्त उनको साथ में लिखें, भूल नहीं जाएं कि इनका तो हमें कुछ करना नहीं है, छोड़ो बैलेंस ही करना है। नो, बैलेंस भी करना है, इनको भी साथ में ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये क्वेश्चन ली थी हमने फर्स्ट एक्टिविटी में 1.1 में। मैग्नीशियम की हमने कैसे ली थी? मैग्नीशियम रिबन लिया था, सॉलिड। ऑक्सीजन किस शक्ल में ली थी? बर्नर, गैस। यहां पाउडर बना था, एक्टिविटी 1.1 वीडियो में दोबारा देख लेना जाके क्या हुआ था। पाउडर, सॉलिड, ठीक है। किसी में घुला? ये नहीं घुला, कोई घुलने वाली बात नहीं थी, कहीं पर ए क्या वो आया ही नहीं, ये आया ही नहीं। इसमें एक्टिविटी 1.2 याद कीजिए वीडियो में, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट का हमने घोल लिया था, इसको घोल के बनाया था। पोटेशियम आयोडाइड, ये भी घोल के बनाया था। किसमें घोल के बनाया था, ये बात सोचने वाली है ना बेटा। ये दोनों पहले ही सॉल्यूशन है, एक दूसरे में घोले गए थे, एक दूसरे में घोलेंगे, घोल ही रेडी होगा। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने दोनों लिक्विड मिला दिए, मिला के इन दोनों का क्या रेडी हुआ? घोल रेडी हुआ, इसलिए इसको भी घोल लिखा, इसको भी घोल लिखा। इनको मिलाने के बाद जो इधर बनेगा वो भी तो घोल ही होगा, इसलिए पहले वाला तो घोल ही है। पोटेशियम नाइट्रेट, के पोटेशियम के लिए। आज ही पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी आपसे कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम हम बोलते कुछ और हैं, सिंबल कुछ और लिखते हैं। अभी उसका एक उदाहरण सामने आ रहा है। मैं इस के को बोल क्या रहा हूं? पोटेशियम। सिंबल क्या लिख रहा हूं? के, क्योंकि इसका के से बनता क्या है? कैलियम। याद कीजिए मैंने आयरन के बारे में बात की थी। आयरन का असली नाम आयरन नहीं है, साइंस में उसका नाम फेरम है, मैंने कहा था, इसलिए उसका सिंबल Fe है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम कुछ और हैं असली, लेकिन साइंस में कुछ और हैं। तो साइंस के नाम के हिसाब से बात करनी है, इसलिए जो ना सिंबल यहाँ पे आ रहा है वो साइंस के नाम के हिसाब से आ रहा है, असली नाम इसका पोटेशियम है। N नाइट्रोजन ही है, उसका कोई और नाम नहीं है। O ऑक्सीजन ही है, उसका कोई और नाम नहीं है। ये Pb क्या है? यहां मैंने क्या बोला था? लेड नाइट्रेट। क्या बोला था? लेड। मैंने किसको लेड बोला? इसको मैंने लेड बोला, इंग्लिश में LEAD, लेकिन मैंने लिखा Pb हुआ है, मैं बोल लेड रहा हूं, तो फिर इसका असली नाम क्या है? प्लम्बम। इसका असली नाम क्या है? प्लम्बम। जनरल नॉलेज की बातें हैं, क्योंकि बच्चे सीधा सीधा रट्टा मारते हैं, लेकिन उनको सिंबल का असली नाम पता नहीं होता, इसलिए सिंबल भूल जाता है। अगर असली नाम पता होगा कि प्लम्बम था तो आपको ये याद रहेगा पी और बी था। देखो मैंने पी बड़ा डाला, बी छोटा डाला, पी बड़ा बी छोटा डाला ना। हर चीज पे प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक है। तो अब इस टॉपिक पे नहीं आते, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए साथ में बता दिया। मुझे तो टॉपिक ये डिस्कस करना है, फिजिकल स्टेट। तो लास्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है। लेड नाइट्रेट भी मैंने घोल की शक्ल में, पोटेशियम आयोडाइड घोल की शक्ल में, ये दोनों एक दूसरे में घोले थे। इधर क्या बना? घोल। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है मैंने? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड ये इसका नाम है, लेड आयोडाइड। किस शक्ल में लिखा? PPT। यानी इस घोल में इन दोनों को जब घोला गया आपस में, तो जो नया आंसर रेडी हुआ, जो उत्पाद रेडी हुआ, जो प्रोडक्ट रेडी हुआ, उसमें एक तो घोल था, लेकिन जो एक चीज थी वो छिद्दियों की शक्ल में बन गई और वो नीचे बैठ गई, वो घुली नहीं। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा? अघुलनशील ठोस, इनसॉल्यूबल सॉलिड। हिंदी में उसका एक नाम अवक्षेप और एक वर्ड इंग्लिश में प्रेसिपिटेट। ये अघुलनशील था।
सवाल ये पैदा होता है, दो घोल लिए थे, ये घोल बन गया, तो ये क्या हो गया? जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और बात है। घर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये ना रह जाए बाकी सब में तो सीधा सीधा समझ में आता है, ये कहाँ से कौन याद करेगा। बेटा घर में दूध आता है लिक्विड, ठीक, उसके बाद उसमें नींबू पानी का थोड़ा सा छींटा मार दो, लिक्विड। दोनों चीजें आपने किस फॉर्म में ली? लिक्विड, या थोड़ा नींबू पानी डाल दिया उसमें, दोनों घोल घुल गए। लेकिन क्या जो रिजल्ट सामने आया वो घोल था? पूरा घोल था? नहीं, उसमें एक तो घोल था जो रिजल्ट सामने आया। दूध में आपने नींबू पानी डाल दिया, दोनों घोल ही थे, लेकिन उसके बाद जो आंसर आपको मिला पतीले में वो क्या था? एक तो पानी जैसा घोल व्हाइट कलर का, लेकिन आपको छिद्दियां भी दिखाई दी होंगी, दूध फट गया था, वो छिद्दियां छिद्दियां आपका पनीर बन जाता है अलग से, ठीक है। तो आपने लिए क्या थे? दो घोल। आंसर में क्या रिजल्ट मिला? एक घोल और एक प्रेसिपिटेट। वो जो छिद्दियां बनी थी दूध में पनीर वाली, वो प्रेसिपिटेट थी, दूध फट गया था। यानी ये रिजल्ट आप उससे मैच कर सकते हो। ये घर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कि ये फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं और उनके संकेत क्या होते हैं। आपको लिखने कहाँ है बेटा? पैरों में लिखने हैं। देखो ये मैंने आपको, अब यहाँ हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा कि इनकी शक्ल आप एक्चुअली, ये समझ में आ गया होगा, इनकी शक्ल आपको कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, थोड़ा वो भी क्लियर कर दूं। थोड़ा सा उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। देखो ZN ये था सॉलिड, डाइल्यूट यानी तनु H2SO4, ये नंबर्स तो यहीं आते हैं। जो मैंने AQ लिखा वो भी इसी के साथ, यहां इसके सामने नहीं लिख देना, इसी के साथ। इस तरफ आपका जो बनेगा वो ZnSO4 बना, इसी के साथ H2 बना, 2 के साथ। यानी कि उसके आगे नहीं लिखना, ऐसे नहीं करना आपने कि H2 तो यहां लिख दिया, यहां G लिख दिया, ये गलत है। आप लोग फ्लो में, पेपर्स में, टेस्ट में ऐसे लिख कर आते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे लिखते हैं H2G, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। हर चीज की एक जगह है कहां लिखना है, क्योंकि ये संकेतों का काम है। इनकी जगह है ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, किस आकार में, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी, मर्जी से बड़ी एबीसी छोटी एबीसी बना नहीं देनी, जैसे है वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि आप कैसे संकेतों का इस्तेमाल करेंगे और किसको क्या बोला जाता है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। और ये हमें टॉपिक क्यों डिस्कस करना था? क्योंकि आप लोगों के लिए अगर एक इक्वेशन आती है तो एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलता है। अब मैं आप लोगों के लिए एक उदाहरण आपकी बुक से उठाऊंगा। पहले कुछ वर्ड्स लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम, ये आपकी बुक की है, क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of सोडियम क्लोराइड। कितने लंबे शब्द। पिछली वीडियोस में मैंने कहा था ना कि हमें क्यों जरूरत पड़ी वर्ड इक्वेशन लिखने की, इतनी सारी भाषा को छोटा करने के लिए। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आपकी बुक में क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। इसके लिए जो प्रश्न आपका है वो ये है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। इंपॉर्टेंट, पहले इक्वेशन को लिखो, फिर उसको बैलेंस करो, फिर स्टेट सिंबल्स के बगैर बात नहीं करनी, वो भी लिखने हैं, ठीक है।
इतने सारे शब्दों में स्टेट सिंबल, हमारा टॉपिक स्टेट सिंबल का चल रहा है ना, कैसे ढूंढेंगे। तो जो मैंने प्रश्न पढ़ा है ना, मैं सारा सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि कितने स्टेप्स में बात थी। पहले उसने क्या कहा है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। चीजें ढूंढो। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड भी ढूंढनी है, राइट साइड भी ढूंढनी है। लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट, राइट साइड यानी प्रोडक्ट। कैसे ढूंढेंगे, ये स्टेट सिंबल बाद में ढूंढेंगे, अभी उधर गौर नहीं करते। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एक तो ये हो गया, एंड ये प्लस हो गया, इसको प्लस बोलना है, एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये रिएक्टेंट है सारे। इन वाटर, ये बाद में बताऊंगा, इसको छोड़ दो। रिएक्ट टू, ये रिएक्ट टू आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब इससे पीछे जो बात हुई है ना सारी पीछे, वो सारे रिएक्टेंट, ठीक है। पहला क्या है, बेरियम क्लोराइड, मैं सीधा सीधा लिखूंगा BaCl2। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये कहां से पता चला कि BaCl2 ही लिखना है, BaCl नहीं लिखना, Ba2Cl नहीं लिखना, या BaCl3 नहीं लिखना, ये कैसे पता चला, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ इस टॉपिक पे कंसंट्रेट। दोबारा से लिख रहा हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहां पर मैंने नंबर 2 लगा दिया था, डायरेक्टली लगा रहा हूं, पहले ही 2 लगा हुआ है। सल्फर बैलेंस्ड है और बेरियम ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात, फिजिकल स्टेट बैलेंस हो गई। फिजिकल स्टेट, बेरियम क्लोराइड ये लिखा हुआ किस शक्ल में लिखा है, ये रहा वो शब्द। सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे, AQ। इसके बाद आगे आ जाइए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट किस में लिया गया है, इन वाटर, पानी में घोले गए हैं ना। इसका मतलब पानी में सिर्फ इसको घोला गया है या इसको भी घोला गया है, उसने एंड लिखा है, दोनों को घोला गया है। तो ये किस शक्ल में है, ये भी एक्वस, ये दोनों किस में मिलाए गए हैं, पानी में। किस में मिलाए गए हैं, पानी में। इस तरफ आ जाओ, बेरियम सल्फेट, ये लिखा हुआ बेरियम सल्फेट, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्यूबल। क्या लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट जो यहां पे दिया गया है किस शक्ल में, इनसॉल्यूबल ना, किस शक्ल में, इनसॉल्यूबल। तो हमको इनसॉल्यूबल का क्या वर्ड मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेट। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेसिपिटेट। और अगर याद ना आए तो आप एक काम कर सकते हैं उसके लिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, सॉलिड लिख दो, समझ में आ गई। वैसे तो एग्जैक्ट शब्द जो है वो प्रेसिपिटेट ही है, क्या है, प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर याद ना आए तो सॉलिड। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां क्या लिखा मिलेगा, यहां उनके प्रश्न में क्या लिखा मिलेगा, बुक में देखना, अवक्षेप लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, अवक्षेप लिखा होगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ठोस नहीं लिखा होगा वहां अवक्षेप लिखा होगा। आपको अवक्षेप शब्द के लिए क्या यूज करना है, या तो S यूज करना है या प्रेसिपिटेट, PPT, तीनों छोटे, ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसके पीछे इसने क्या दिया है, सॉल्यूशन। तो फिर ये क्या है, एक्वस। जो हमारा टॉपिक था फिजिकल स्टेट सिंबल्स का, भौतिक अवस्थाओं के संकेतों का, मैंने आपकी बुक से एक पूरी वर्ड्स की इक्वेशन उठाई है जो शब्दों में ऐसे दी गई होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पूरे शब्दों को इग्नोर नहीं मारना है। मैंने एंड तक का मीनिंग आपको बताया कि आप एंड को क्या लेंगे, आप गिव को क्या लेंगे। रिएक्ट से पहले पहले आपके रिएक्टेंट हैं अभिकारक, रिएक्ट के बाद यानी गिव के बाद वाले आपके उत्पाद हैं, उनमें भी एंड डला हुआ था, इसलिए मैंने एंड की जगह प्लस डाला है। एक भी शब्द जो है वो इग्नोरेबल नहीं है। जो भौतिक अवस्थाएं लिखी हैं ये मैंने आखिर में लिखी हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मोटी मोटी चीजें उठा ली, उसके बाद मैंने उसको बैलेंस कर लिया, 2 काम हो गए मेरे। बैलेंस करने का तरीका आपको समझाया जा चुका है। उसके बाद मैंने आखिरी काम किया, वो मोटे मोटे शब्द राउंड मार लिए जो कि इनके साथ यहाँ पे आने थे,
उनको मैंने राउंड कर दिया। आप भी ऐसा ही करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर पे उसको राउंड लगा लेंगे कि ये शब्द बाद में लिखने हैं। समझ में आ गई? आपके नंबर पूरे। ऐसे ही छोटे छोटे नंबरों से तो मार्क्स आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, तो एक मैंने आपको करके बता दिया है। उसी पेज पर ब्लू क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपकी बुक में, एक सेकंड भी है, वो आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मैंने शुरू में, इस वीडियो के शुरू में कहा था एक बड़ी इक्वेशन उठाऊंगा और उसको बैलेंस करेंगे, बस इसके बाद टॉपिक आपका एंड कर देंगे। ठीक है, वो बड़ी इक्वेशन क्या है मैं उस पर आ रहा हूँ। कि ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं वो किस किस को पहचान है। जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये देख के समझ में आया किसकी है? नहीं समझ में आया? छठी क्लास से पढ़ाई जाती है ये इक्वेशन, इंग्लिश वाले हो या हिंदी वाले बच्चे, दोनों मीडियम्स को। यहां से पता करो भाई ये क्या लिखा है। ऊपर क्या लिखा है मैंने? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। इधर क्या लिखा है मैंने? क्लोरोफिल। ये शब्द सुना सुना सा लगता है ना? हरे पौधों में उनके हरे पत्तों के अंदर एक रंग वर्णक होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पौधों को भोजन बनाने में यानी फूड बनाने में मदद करता है। पौधे इसकी मदद से अपना फूड रेडी करते हैं। कुछ याद आया? हाँ, इसको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन कहते हैं। कौन सी इक्वेशन है ये? फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। मैक्सिमम बच्चे इसको सीधा ही रट्टा मारते हैं, यानी जो इसमें बैलेंस करने वाली चीजें हैं ना वो भी सीधा ही रट्टा मार लेते हैं। यहाँ पे 6 लगना है, यहाँ पे 6 नहीं लगना है। क्यों ना इसको बैलेंस किया जाए, क्यों इससे भागें हम? ये तो बहुत आसान है, बस टेक्निक की जरूरत है। तो इक्वेशन की जनरल नॉलेज क्या है? ये कौन सी इक्वेशन है? प्रकाश संश्लेषण। अब इनके नाम पढ़ेंगे। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पता ही है। जल, पानी पौधों को देते हैं हम। ये सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये कहाँ होता है? ये उनके हरे भागों में होता है, हरी पत्तियों में। ये क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज। ठीक है, ये तो दिख रही है ऑक्सीजन। वो क्या है? वो फिर से पानी, क्योंकि पौधों को हम पानी देते भी हैं तो पौधों की पत्तियों से पानी इवेपोरेट भी तो होता है। ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, जो पानी हम पौधों को देते हैं वो पौधों में जाता भी है। उसके बाद जो फालतू का पानी होता है वो उनकी पत्तियों के रास्ते से इवेपोरेट भी होता है। ये वो वाला, ये दोनों तरफ इसीलिए लिखा गया है। बात समझ में आ गई? वो गैस की शक्ल में होगा फिर इसका मतलब, और ये किस शक्ल में होगा? जो हम लिक्विड की शक्ल में देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? मेरा टॉपिक क्या चल रहा था? फिजिकल स्टेट्स। अब पहचाने इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। देखो, ये कौन सी शक्ल में है? गैस। ये किस शक्ल में आपने पौधों को दिया? लिक्विड। ये किस शक्ल में आपको मिला? एक्वस। ये घोल की शक्ल में है, क्योंकि ये मिले हैं ना आपस में, तो मिलने के बाद इसमें पानी तो डाला है ना, तो जो बनेगा वो घोल ही बनेगा। समझ में आ गई? ये किस शक्ल में है? गैस। और वो किस शक्ल में था? वो भी गैस ही था, क्योंकि वो इवेपोरेट हुआ है, वाष्पीकरण। स्टेट समझ में आ गई? मैंने इक्वेशन लिखी, किसकी लिखी? फोटोसिंथेसिस की लिखी। आपसे कहा जाए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखिए और उसको बैलेंस करिए, पर जिसको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ही नहीं आती वो बैलेंस क्या करेगा पहले? इसलिए पहले इक्वेशन को रट्टा मारो। कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी बराबर है ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन जमा पानी। समझ में आ गई? तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे नोट कर ली। अब इसके बाद बैलेंसिंग का काम, इसका आखिरी बैलेंसिंग का काम। मैंने स्टेट्स बता दी, अब ध्यान से देखो। बैलेंसिंग के लिए वो टॉपिक मैं दोबारा से रिवाइज करने जा रहा हूँ जो आपको समझाया था टेक्निक, ताकि आज आपको और क्लियर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड, यही लिखा था हमने। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए दो बार नहीं लिखनी, एक ही बार लिखनी है। तीसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। उधर भी तो यही है सारे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही है ना सारे। देखो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ भी है यहाँ भी है, लिखनी एक ही बार। ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, लिखनी एक ही बार। अब हम जो इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, यानी परमाणु, वो इकट्ठे काउंट करेंगे। कार्बन का इस तरफ कितना है? 1, और इस तरफ कितने हैं? 6। हाइड्रो ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 1, टोटल 3। समझ में आ गई? इसको ऐसे नहीं लिखते, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 जमा 1, ये 3 हो गई। हाइड्रोजन कितनी है? 2। अब उस तरफ आते हैं, हाइड्रोजन यहां कितनी है? 12 जमा 2, 14। यहां पे ऑक्सीजन कितनी है? 6, 2, 8 और 1, 9। समझ में आ गई? अब इसमें सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं? सबसे ज्यादा इधर या उधर, दोनों में से कोई भी। इसके है ना, हाइड्रोजन के। 12 जमा 2 कितने लिखे मैंने? 14। पहले इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 12 जमा, ये 12 है, ये 2 14 है। इस तरफ कितने हैं? 2। तो इस तरफ मैं कैसे बैलेंस करूं? इसके 14 बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? इसको पहले 12 बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां 2 हैं, यहां 12 जमा 2 14 आ रहे हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ 7 लगाता हूँ तो 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, ये 9 हो गया। फिर मुझे उधर 9 बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये 7 लगा दिया, ये 14 थे, 12 जमा 2 14, मैंने 7 लगा दिया, 7 दूनी 14 हो गए, ये तो हो गया। लेकिन इधर 7 एकम 7, ये और प्लस ये वाले 2, ये 9 हो गए। इस तरफ 9 हो गए, उस तरफ 9 है, ठीक है। इस तरफ भी 9 है, ऑक्सीजन 6, 2 8 और 1 9 इस तरफ भी है। ऑक्सीजन भी मुझे बैलेंस ही दिख रही है 7 लगाने के बाद। अब कार्बन को चेक कर लें, कार्बन इधर कितने हैं? 1, और उधर कितने हैं? 6। मुझे इसको सेट करना है तो मैं यहाँ 6 लगा दूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी लास्ट में मैंने कार्बन उठाई है, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन उठाई थी। हाइड्रोजन के थे 12 जमा 2 14, और मैंने कर दिया 7 दूनी 14। लेकिन इस 7 के लगते ही ये बदल गया ऑक्सीजन, तो ये बन गया 7 एकम 7, 7 जमा ये वाले 2 9, और मेरे उधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 8 और 1 9, वो मेरे बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन मेरे बैलेंस्ड है। क्या रह गया बैलेंस करना? कार्बन रह गया ना, तो कार्बन को मैं 6 से बैलेंस कर दूं, क्योंकि इधर 6 हैं। बट क्या मेरे कार्बन के 6 लगाने के बाद ऑक्सीजन बदल नहीं गई? बदल गई ना। देखो 6 कार्बन हो गए हैं, लेकिन ये बन गया 6 दूनी 12, और यहां पर 7 एकम 7, ये 12 और 7 हो गए 19। और उस तरफ आपकी ऑक्सीजन कितनी है? 6 जमा 2 8 और 1 9। 9 का 19 कैसे बनाए? वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर 9 का 19 बनाने के लिए हम एक चीज चेक करते हैं, ये अकेली पड़ी हुई है ऑक्सीजन, इसके साथ कुछ लगा दें तो कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। लगा दो 6, 12 बना दिया, मुझे 19 तक पहुंचना है ना। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 कार्बन बनाए थे, लेकिन 6 दूनी 12, 12 और 7 19 हो गए। उस तरफ मेरे ऑक्सीजन है 6 और 2 8 और 1 9, मेरे पास 10 की कमी पड़ रही है। 10 की कमी पड़ रही है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, मुझे 10 को पूरा करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने अकेली ऑक्सीजन पकड़ी, ताकि किसी और में कोई बदलाव करना ही ना पड़े। अब देखो मैंने 6 लगाया, 19 तक पहुंचना है ना, 10 पूरे करने हैं, तो बड़ा ही नंबर चुनूंगा ना। 6 दूनी 12, 12 और 6 18, और 18 और 1 19, मेरे पास 19 हो गए पूरे। लेकिन यहां पर मेरे पास, अब चेक करते हैं, ये 6C हो गए, ये 6O2, 6C 6C, 6 2 12, 12 एंड 7 19, यहाँ पे हो गए 6 दूनी 12 और 6 18 और 1 19। हाइड्रोजन मेरे पास 12 और 2 14 है, हाइड्रोजन मेरे पास 7 दूनी 14 है।
ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। समझ में आ गई? तो इस हिसाब से ये बड़ी बैलेंसिंग थी। इक्वेशन देखकर घबराना नहीं, उसको बैलेंस करना सीखो बस। इसको बैलेंस करने के और भी ढंग हैं। इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के बुक में जो दिया हुआ है वो बैलेंसिंग और ढंग से की हुई है। उसने बहुत बड़ा नंबर उठाया हुआ है, मैंने उतना बड़ा नंबर नहीं उठाया, मैंने छोटा नंबर उठाया। आई रिपीट, एक बार लास्ट में रिपीट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। कार्बन कितने थे? यहाँ 1 था, यहाँ 6 थे, मैंने 6 बना दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई 6 दूनी 12, और यहाँ पे वाटर हो गया 7, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और भी हैं। 6 दूनी 12 और 7 19 हो गए। इधर ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 6 हैं, 6 दूनी 12 है, 12 और 6 18 है, और 1 19, ये पूरे हैं। इस तरह हाइड्रोजन चेक कर लो, 7 दूनी 14। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास हो गए 12 और 2 14। बुक में ऐसा नहीं है, बुक में यहाँ नंबर 12 लगा रखा है, यहाँ 6 लगा रखा है, यहाँ भी 6 लगा रखा है। काफ़ी लंबा नंबर उठाया हुआ है, ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल काम भी हो सकता था। इसलिए मैंने उस टेक्निक से बैलेंस किया है जो आपको सिखाई थी। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का एंड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अब आप अपने इस जितने टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं उनसे जुड़ते हुए आपके ब्लू क्वेश्चंस इसके आगे आपको मिलेंगे, उनको पूरा करिए। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं इतनी सारी पीछे, उनकी अलग अलग टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस का टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम according to government guidelines. Thank you.